चलिए आइए पढ़ते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। इतिहास मध्यकालीन भारत का। मध्यकालीन भारत किसे कहा जाता है आपको वो भी बताऊंगी। मध्यकालीन भारत का इतिहास कैसा रहा है ये भी बताऊंगी। जैसा आप जानते हैं मैं हूँ फरीन, आपको यूट्यूब पर पढ़ाती हूँ। यूट्यूब पर आपको जितना भी मटेरियल मेरे पास है मैं आपको सब उस अवेलेबल कराऊंगी। नोट्स कैसे बनाते हैं ये भी बताऊंगी, कैसे पढ़ना है ये भी बताऊंगी। लेकिन मैंने स्टार्ट किया है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास जैसे कि आजकल पेपरों में पूछा जाता है, हमारे एमसीक्यूज फॉर्म में पूछा जाता है। और ये है कि कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है, जो इसके क्वेश्चंस के जो लेवल है वो कम कर दिए गए, लेकिन पूछा बहुत बेहतरीन तरीके से जाता है। कहाँ से छोटी छोटी चीज़ें पकड़ कर वो पूछ लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ से शुरुआत किया है, तो आप भी इसको जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं आप उसके लिए यहाँ से पढ़ सकते हैं। इससे अच्छा मटेरियल आपको यूट्यूब पर ही शायद कहीं मिल सके। चलिए अब हमारी हो गई है 1 मिनट। इतना इंट्रोडक्शन बहुत था मेरे बारे में और चैप्टर्स के बारे में। अब पढ़ते हैं आगे। तो आपको पता होगा कि जो हमारा भारत है ना, ये एक ऐसा देश रहा है जहाँ पर बहुत सारे राजवंशों ने शासन किया है। आप इससे पहले पढ़कर आ चुके हैं हड़प्पा, उससे आप वैदिक, उसके बाद आप जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। वो है हमारा प्राचीन इतिहास। इससे बाद में जो आप पढ़ेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन, उनका हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, भारतीय क्षेत्रों पर प्रभाव, उनकी विस्तारवादी नीतियाँ, ये सब। लेकिन जो भारत का जो शासन है ना, इस पर जिस समय ना तो प्राचीन भारत का प्रभाव था और ना आधुनिक भारत का प्रभाव था, उस समय के बीच के जो काल है, जो समय है, उसको ही हम मध्यकालीन भारत कहते हैं। इस मध्यकालीन भारत के ऊपर कई थ्योरियाज भी लिखी गई हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। बशर्त आपको आराम से मेरे साथ इसको पढ़ते जाना है। आपको ये जो चैप्टर है मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं वो हर्ष के शासन के बाद का पढ़ रहे हैं। हर्ष के शासन के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि भारत में जो स्थिति हर्ष के शासन के दौरान थी कन्नौज को लेकर, उस पर कब्जा करने के लिए जिन 3 राजवंशों के मध्य संघर्ष हुआ उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है त्रिपक्षीय संघर्ष, है ना। उस त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर ना एक ये बनाया हुआ है आपको ग्राफ समझाने के लिए। प्राचीन भारत जो है हमारा इधर है, आधुनिक भारत 1746 से शुरू होता है, ठीक है। मतलब शुरू नहीं होता, पहला कर्नाटक वॉर होता है और उसके बाद से आधुनिक भारत हमारा स्टार्ट हो जाता है। आप देखोगे 647 ईसा पूर्व से लेकर आप 1746 ईसा पूर्व तक जाओ और उन दोनों यानी 7वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के मध्य जब आप आओगे तो आपको मध्यकालीन भारत का इतिहास देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखो जिस तरह से ये नोट्स बने हुए ना, इसी के बेस पे आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ठीक। आशा कर रही हूँ कि समझ में आ रहा होगा। भागना नहीं है आपको कहीं पर भी, जहाँ से जो मटेरियल आपको अच्छा लगे वहाँ से पढ़ो, लेकिन एक बार यहाँ से ज़रूर पढ़ो। देखो 6ठी शताब्दी, भारतीय इतिहास में जो 6ठी शताब्दी ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखो 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण में आप इसको प्राचीन भारत का जब इतिहास पढ़ाऊंगी तो इस शताब्दी की वैल्यू आपको तब बताऊंगी। भारत के 6ठी शताब्दी के अंतिम चरण में क्या होता है? गुप्त साम्राज्य का पतन हो जाता है। जब आपको पता होगा जब एक साम्राज्य का पतन होता है ना तो उसके एक दूरगामी परिणाम निकलते हैं। दूरगामी परिणाम का मतलब है कि राजनीति में भी परिवर्तन आएगा, अर्थव्यवस्था में भी परिवर्तन आएगा, समाज में भी परिवर्तन आएगा। और जब समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति बदलती है ना तो एक दूरगामी परिवर्तन आता है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ और इस युग का अंत हो जाता है। 6ठी शताब्दी में हमारा गुप्त साम्राज्य खत्म हो जाता है। देखो परिणाम क्या निकलते हैं, दूरगामी राजनीतिक परिणाम हुए इसके। उदाहरण के लिए आपने पढ़ा कि हूणों ने भी भारत पर आक्रमण किया, तो हूणों के आक्रमण के कारण साम्राज्य के पतन के पश्चात ये गुप्तोत्तर काल में जो पाटलिपुत्र का स्थान था वो कन्नौज का राजनीतिक सत्ता के केंद्र में उदय हुआ। यानी कि आप कह सकते हैं जो पहले स्थान पाटलिपुत्र को प्राप्त था, जो मगध को प्राप्त थी, जो राज्य सत्ता मगध को प्राप्त थी, जो प्रभुत्व मगध का था, जो वैभवता मगध की थी, उसके स्थान पर अब किसका उदय हो रहा है?
कन्नौज का उदय रहा है, यानी कन्नौज पर अब ज़्यादातर लोग आधिपत्य करना चाहते हैं, ज़्यादातर वंश आधिपत्य करना चाहते हैं। दूसरा क्या विशेषता होती है, जब किसी वंश की समाप्ति होती है तो दूसरी क्या विशेषता होती है, स्वतंत्र सत्ता के विविध केंद्र उठ खड़े होते हैं। मैंने आपको बताया, जैसे आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे अभी, मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हैदराबाद अलग बना, अवध अलग बना, कर्नाटक अलग बना, मैसूर की एक स्वतंत्र आवाज़ उठी, ठीक है, कि अलग छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं। तो पहले फिर क्या होता है, दूसरी विशेषता, स्वतंत्र सत्ता के विविध केंद्र खड़े होते हैं। अब आप यहाँ देखेंगे, बहुराज्यवादी व्यवस्था के विस्तार का प्रारंभ, जो इस युग में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन का मूलाधार था। यानी जब कोई भी परिवर्तन होता है ना राजनीति में, तो उसके दूरगामी परिणाम ये होते हैं। देखो, राजनीतिक परिवर्तन के साथ साथ इस युग में व्यापक सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन भी हुए। उदाहरण के लिए जाति व्यवस्था अत्यधिक जटिल हो गई और समाज रूढ़िवादी हो गया। रूढ़िवादी यानी बहुत जड़तव हो जाता है, जो हमारे पुरखों ने नहीं किया वो हम नहीं करेंगे। समाज में ये चीज़ बंद है तो समाज में ये चीज़ बैन ही रहेगी। समाज के अंदर यानी कोई परिवर्तन ना होना, जड़तव पकड़ लेना, यानी इससे बाहर जाना ही नहीं है, वो रूढ़िवादी व्यवस्था होती है। आपको यहाँ तक समझ में आया? देखो, अब त्रिपक्षीय जो संघर्ष है ना, हम उसमें पढ़ेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। सबसे पहले हम प्रतिहारों के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रतिहार है ना, उनके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे वो कहाँ शासन करते थे, वो उत्तर भारत की राजनीति में क्यों शामिल होना चाहते थे, और उसके बाद राष्ट्रकूट जो दक्षिण में शासन कर रहे थे वो उत्तर की राजनीति में क्यों आए। इधर पाल जो बंगाल में और बिहार में शासन कर रहे थे वो इसका लाभ क्यों उठाना चाहते थे। कुल मिलाकर बात ये है कि जो कन्नौज है ना, उसके ऊपर शासन करने का मतलब ये था कि वो पूरे उत्तर भारत का स्वामी बन जाएगा। जो भी वंश उत्तर भारत में कन्नौज पर अपना आधिपत्य कर लेगा तो वो संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी बन जाएगा। यहाँ पर हम ये जानेंगे, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए, यहाँ पर आप, ये मैंने एक रफली भारत का नक्शा बनाया है और इसमें आपको ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किस वंश ने भारत के किस क्षेत्र पर तक जो है शासन किया। अब देखो, यहाँ पर सेंटर में मैंने कन्नौज बना दिया, ठीक है ना, यूपी के अंदर। अब देखो, आप प्रतिहार जो थे वो गुजरात और राजस्थान में शासन कर रहे थे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर आएंगे राष्ट्रकूट, तो ये जो एरिया है हमारा कर्नाटक गोवा वाला एरिया, यहाँ पर शासन कर रहे थे। पाल बंगाल और बिहार में शासन करते। रफली आप इसको इतना समझो। इन तीनों ही क्षेत्रों का उद्देश्य था कि वो कन्नौज पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सके, और अगर वो अपना आधिपत्य यहाँ स्थापित कर लेते हैं यानी कि संपूर्ण उत्तर भारत उनके हाथ में होगा। और इसका मतलब है कि संपूर्ण उत्तर भारत से आने वाला सभी जो खजाना है वो उनके अंडर में होगा। समझ गए आप? ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं, थोड़ा सा चलते हैं। चलिए देखो, यहाँ पर समझने की ज़रूरत ये है कि हर्ष के साम्राज्य के पतन के पश्चात कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए संघर्ष जारी रहा। इस समय केंद्र की शक्ति के अभाव में राज्यों में छोटी छोटी स्थानीय शक्तियाँ सिर उठाने लगी थी। इसीलिए 647 AD को क्या कहा जाता है, पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन कहा जाता है, यानी राजनीतिक विखंडन का युग कहा जाता है, और कभी कभी पीरियड ऑफ पॉलिटिकल कंफ्यूजन भी कहा जाता है। पता ही नहीं चलता है कि कब कन्नौज पर पालों का शासन हो गया, कब प्रतिहारों का शासन हो गया, कब राष्ट्रकूट वहाँ के शासक बन गए। तो पॉलिटिकल कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा यहाँ पर रहा है, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप छोटी छोटी बातें, अगर आपको अपना उसको नोट डाउन करते रहो, जितना आपको पता है वैसे भी, और नहीं पता तो आप लगभग पूरा ही अपना बना सकते हैं इसमें से। तो देखिए, यहाँ पर सभी छोटे छोटे राज्यों की कोशिश थी कि वे सभी कन्नौज का अधिग्रहण करें। कन्नौज पर अधिकार करने का अर्थ था कि पूरे उत्तर भारत का स्वामी बनना। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरी तरह, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स हैं। थोड़ी लेंथी वीडियो होगी, कोई दिक्कत नहीं, 10-15 मिनट में आप घिस नहीं जाओगे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं ना तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। हालांकि कुछ समय के लिए कश्मीर के ललित्यादि ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, परंतु यह स्थिति लंबे समय तक नहीं रही। उनको भी कन्नौज से हटना पड़ा था।
ये स्थिति हर्ष के शासन के समाप्त होने तक, यानी उथल पुथल का दौर, पॉलिटिकल कंफ्यूजन का दौर कब तक रहा, लगभग 100 वर्षों तक बनी रही। अब देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बच्चों तो भी, और अगर आप पेपर दे रहे हो कॉलेज स्टूडेंट हो तब भी, और 11th और 12th पढ़ते हो तब भी, तो कहा जाएगा अगर क्या कहेगा सम्राटों की क्रीड़ा स्थली किसे कहा जाता है, नहीं प्लेग्राउंड किसे कहा जाएगा खेलने का, तो कन्नौज को कहा जाता है। कहीं ना कहीं ये कन्नौज पर एक तंज है, यानी कभी भी जिसने चाहा उसने कन्नौज को अपने अधिकार कर लिया, लड़े, युद्ध हुए, यानी खेल चल रहा था कन्नौज के लिए। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, आपको ये लिखना ज़रूरी है मेंस में भी, राज्यों के अंदर राज्यों का काल कहा है उन्होंने, क्या कहा है कि राज्यों के अंदर राज्यों का काल है ये। समझे यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते। देखिए हमें ना कुछ छोटे छोटे डेफिनेशंस को भी याद करना होगा, क्योंकि बिना डेफिनेशंस के आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। सामंतवाद का उत्कर्ष किस काल में ज़्यादा हुआ, तो आप कह सकते हो इस काल की प्रमुख विशेषता, यानी 647 AD की प्रमुख विशेषता यह थी कि इसमें सामंतवाद का उत्कर्ष हुआ, यानी बढ़ाने और आगे बढ़ता, उत्कर्ष हुआ, बढ़ता गया, जिसमें प्रशासनिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया। विकेंद्रीकरण का जो मीनिंग होता है, यानी प्रशासन में जो सत्ता पहले एक जगह सेंट्रलाइज थी, सब कुछ राजा के हाथ में था, अब वो फैल गई, यानी अलग अलग जितने भी स्वतंत्र राज्य थे सबने विकेंद्रीकरण, अपनी शक्तियों को अलग अलग बांट दिया, विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया, और देश की राजनीतिक एकता को नष्ट कर दिया, यानी सेंट्रलाइज था तब राजनीतिक एकता थी, अब जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य हो रहे हैं उनकी अपनी अपनी राजसत्ता है, अपने अपने नियम और कानून है, जिससे साम्राज्य क्या हो गया था, राजनीतिक एकता पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। ठीक है, चलिए इस युग को राजपूत युग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखो, अगर वो आपसे पूछ ले कि राजपूत शब्द की उत्पत्ति कब हुई, तो देखो छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखने की, 9वीं शताब्दी से पहले राजपूत शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई, 9वीं शताब्दी के बाद या नई शताब्दी के दौरान राजपूत शब्द की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब देखो आप आ गए हैं हम गुज्जर प्रतिहार पर, तो कुछ अभिलेख हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए। हमें थ्योरिकली अब टीचर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है कि हमें पता है चीज़ों के बारे में। तो कुक्कुट के घटियाला अभिलेख में, अब आपसे पूछ ले कि कुक्कुट ने कौन सा अभिलेख लिखा, तो आप कह रहे हैं घटियाला अभिलेख लिखा है। प्रतिहारों को क्या बताया उन्होंने, ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, दूसरा देखो पुलिकेशिन नृत्य का कौन सा अभिलेख है, ऐहोल अभिलेख है, उसमें उसने क्या बताया, गुर्जर प्रतिहार जाति का उल्लेख किया है। तो आपको ये पता होना चाहिए पुलिकेशिन नृत्य ने ऐहोल अभिलेख लिखा है। ठीक है, ऐहोल अभिलेख में उसने किसका जिक्र किया है, प्रतिहार और गुर्जर जाति का। इसी तरह से बाण भट्ट ने हर्षचरित में भी इस जाति का उल्लेख किया। तो बाण भट्ट की रचना कौन सी है, हर्षचरित। ठीक है, अब देखो अग्निकुंड जो थ्योरी है, अगर आपको बता दें कि राजपूतों की उत्पत्ति जो है वो 3 थ्योरी बताती है, लेकिन सबसे बेस्ट जो मानी जाती है वो सबसे बेस्ट नहीं, अग्निकुंड जो थ्योरी है उसके अनुसार हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, अग्निकुंड थ्योरी के अनुसार 3 थ्योरी में से आप सब अभी इतना जानो कि अग्निकुंड थ्योरी के अनुसार क्या है। 4 राजवंश हुए, प्रतिहार हुए, चालुक्य हुए, चौहान हुए और परमार हुए। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो तो सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हुए वो थे प्रतिहार, इन्हें गुज्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। इन्होंने गुजरात और राजस्थान वाले एरिया पर हमेशा से शासन किया और कन्नौज पर आधिपत्य करने के लिए उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करते रहते थे, और सबसे लंबे समय तक भी ये उसके लिए लड़ते रहे, और कहा जैसे प्रभुत्व ज़्यादा इनका रहा। ठीक है, प्रतिहारों की 26 शाखाएं थी, जिनमें सबसे प्राचीन मांडेर के प्रतिहार थे। प्रतिहारों का प्रथम केंद्र मांडेर यानी जोधपुर था। यहाँ से क्रमशः ये पहले इनकी जो राजधानी थी वो भीनमान, उज्जैन और कन्नौज गए, तो इनकी राजधानी क्या रही थी, भीनमान। इस वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है, हरिश्चंद्र रोहिलिद्दी नामक व्यक्ति को माना जाता है। ये कहा जाता है कि इस वंश की स्थापना हरिश्चंद्र ने की थी, और ये भी ब्राह्मण बताए गए हैं। और इसके उत्तराधिकारी कहाँ थे, जोधपुर, नंदीपुर, भड़ोज, उज्जैनी आदि में छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। हरिश्चंद्र के संतानों में उज्जैनी के शासक नागभट्ट प्रथम ने साम्राज्य का विस्तार किया। अब इसके शासकों के बारे में हम कल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल और नॉलेजेबल वीडियोस को पढ़ने के लिए। थैंक यू।
आप बताइए आप कहाँ से और आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।